हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोजेक्ट कार्य जो कक्षा 8 विषय विज्ञान का है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8 विषय विज्ञान का। यह प्रोजेक्ट कार्य हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए जो 40 अंक मिलेंगे हमें प्रोजेक्ट कार्य के, तो इसी प्रोजेक्ट कार्य से वार्षिक परीक्षा के 40 अंक हमें प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर आए हैं हमारा प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 1। उद्देश्य नंबर 1 है अपने आसपास का अवलोकन कर निम्नानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ हमें 5 प्रश्न दिए हुए। देखिए ये नंबर में आपको किन किन खेलों में रुचि है, कोई 5 खेलों के नाम जिनमें खेलते समय घर्षण या तो सहायता कर रहा है अथवा विरोध कर रहा है लिखिए। फिर घर्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फिर किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़ना आसान होगा और क्यों। कल्पना कीजिए घर्षण अचानक समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। ऐसी 10 परिस्थितियों की सूची बनाइए। फिर ऐसे 5 कार्य लिखिए जहां घर्षण हानिकारक होते हुए भी अनिवार्य है। फिर नंबर बी है किसी ऐसी दुकान पर जाइए जहां खेलों के जूते मिलते हैं। विभिन्न खेलों के जूतों की तिलिया का परीक्षण कीजिए। क्या खेलों के पहनने वाले जूते सामान्य जूतों के समान हैं। खिलाड़ियों के जूते कीलदार क्यों बनाए जाते हैं। खिलाड़ियों के जूते और बड़े वाहनों के टायरों में क्या समानता है और क्यों लिखिए। फिर यदि सड़क तथा वाहनों को टायरों के बीच घर्षण न हो तो क्या होगा। क्या घर्षण को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। दैनिक जीवन में घर्षण को बढ़ाने और घटाने के प्रत्येक 5 उदाहरण लिखिए। अब देखिए हमने यहाँ इसकी प्रस्तुति दी हुई है। दैनिक जीवन में हमारे द्वारा एवं हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित या संपन्न होती है, जिससे एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो 2 पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस उत्पन्न बल को घर्षण बल कहते हैं। यदि यह बल दोनों वस्तुओं के पृष्ठ पर कार्य करता है। घर्षण एक आवश्यक बुराई है, अर्थात यह हमारे लिए हानिकारक भी है और साथ ही अति आवश्यक अर्थात लाभदायक भी है। कुछ खेलों में घर्षण सहायक होता है तो कुछ में यह विरोध भी करता है। हमारे दैनिक जीवन में भी विभिन्न क्रियाएं घर्षण के कारण सुगमता से संपन्न होती है तथा कुछ में रुकावटें भी आती है। अब देखिए नंबर 1 का देखते हैं हमने आसपास की विभिन्न घटनाओं क्रियाकलापों का अवलोकन किया तथा उनके निष्कर्ष के आधार पर ही विभिन्न प्रश्नों के उत्तर हैं। निम्न प्रकार है। हमको निम्न खेलों में रुचि है। नंबर 1 वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, कैरम, टेबल टेनिस, रस्साकसी, विभिन्न प्रकार की दौड़े कूद आदि। अब 5 खेलों के नाम जिनमें खेलते समय घर्षण सहायता कर रहा है। विभिन्न प्रकार के दौड़े रस्साकसी, कबड्डी, फुटबॉल और हॉकी। फिर है 5 खेलों के नाम जिनमें खेलते समय घर्षण विरोध कर रहा है। तैरना, स्विमिंग, नौका चालन, कैरम, पतंग उड़ाना, साइकिल चलाना। फिर है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। मुख्यतः घर्षण को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। 1 सतह की प्रकृति, भी वस्तु का भार, से संपर्क क्षेत्र का क्षेत्रफल। नंबर 3 किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से कुल्हड़ को पकड़ना आसान होगा क्योंकि कुल्हड़ का पृष्ठ गिलास के पृष्ठ से अधिक रक्ष यानी खुरदरा होने के कारण अधिक घर्षण पैदा करता है। इससे पकड़ मजबूत हो जाती है। फिर है नंबर 4 यदि अचानक घर्षण समाप्त हो जाए तो जीवन निम्न परिस्थितियों में प्रभावित होगा। हम चल नहीं पाएंगे, हम दीवार में कील नहीं ठोक पाएंगे, हम वाहनों को ब्रेक लगाकर रोक नहीं पाएंगे, हम भोजन को चबा नहीं पाएंगे, इससे पाचन क्रिया प्रभावित होगी और हम कुछ भी लिख नहीं पाएंगे तथा शिक्षक भी श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। फिर माचिस की तिली या लाइटर नहीं जला पाएंगे। बहुत से खेलों को जिनमें घर्षण सहायता करता है उन्हें खेल नहीं पाएंगे। फिर है प्राय वाहनों में टकराने की घटनाएं बढ़ जाएगी। धागे या किसी रस्सी में गांठ नहीं बन पाएंगे। भवन निर्माण करना मुश्किल हो जाएगा। फिर नंबर 5 कार्य जहां घर्षण हानिकारक होते हुए भी अनिवार्य है। तो चलने या दौड़ने की क्रिया में घर्षण अनिवार्य है। विभिन्न खेलों में घर्षण आवश्यक है। चलते वाहनों को ब्रेक लगाकर रोकने के लिए घर्षण अनिवार्य है। आग जलाने के लिए घर्षण अनिवार्य है। भवन निर्माण या अन्य कार्यों में भी घर्षण अनिवार्य है। फिर बी नंबर हम एक जूते की दुकान पर गए, वहां रखे जूतों की तलियों की बनावट का अध्ययन किया। इनमें साधारण चलने में प्रयुक्त जूते तथा विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त होने वाले जूते भी थे। फिर है खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूतों के समान नहीं है। खेलों में पहनने वाले जूतों की तली सामान्य जूतों की तली से अधिक खुरदरी तथा खांचेदार है। कुछ खेलों के जूतों की तली में कीलें लगी हुई है। फिर नंबर 2 है खिलाड़ियों के जूते कीलदार बनाए जाते हैं क्योंकि इससे उनको पर्याप्त घर्षण बल मिल जाता है। कीलें पर्याप्त घर्षण बल उपलब्ध कराने में सहयोग करती है। इससे खिलाड़ियों की भूमि पर अच्छी पकड़ बनी रहती है। फिर है खिलाड़ियों के जूते तथा बड़े वाहनों के टायरों में समानता यह है कि दोनों की तली अधिक खांचेदार होती है जिससे उनकी फर्श एवं सड़क पर पकड़ अच्छी तरह रहती है। उनके चलते उसकी सुरक्षा बनी रहती है। अब ये देखिए यहाँ पर यह दिए हुए हमें जूतों के चित्र। हम प्रायोजना कार्य 1 का कार्य कर रहे हैं अभी। फिर देखिए नंबर 5 यदि सड़क
खिलाड़ियों के जूते नंबर 5 का जो है हमारा, हाँ यदि सड़क के वाहनों के टायरों के बीच घर्षण नहीं होगा तो उनको चलाना अधिक कठिन तथा असुरक्षित होगा, क्योंकि वाहनों की सड़क से पकड़ कम हो जाएगी। फिर है नंबर 5, हाँ घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। फिर नंबर 1, खिलाड़ियों के जूतों की तली खांचेदार तथा कील लगी हुई होती है। ट्रकों आदि भारी वाहनों के टायर अधिक खांचेदार बनाए जाते हैं। वाहनों को रोकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं। हमारे सामान्य जूतों की तली खांचेदार बनाई जाती है। और कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, जिससे घर्षण बढ़ने से अच्छी पकड़ बन जाती है। फिर है दैनिक जीवन में घर्षण को घटाने के उदाहरण। कैरम बोर्ड पर चिकना टेल्कम पाउडर छिड़ककर घर्षण कम किया जाता है। फिर है दरवाजों के कब्जे मशीनरी के पुर्जों में तेल डाला जाता है। फिर है बिजली के पंखों आदि घूमने वाले उपकरणों में बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। अटैची सूटकेस आदि में रोलरों का उपयोग किया जाता है। वाहनों आदि में पहियों का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है। इस तरह से हमने इसका उत्तर लिखा। अब हम अगला देखते हैं कार्य, प्रयोजना कार्य मतलब प्रोजेक्ट वर्क नंबर 2। इसके उद्देश्य, किसी खेत पौधशाला नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीज चयन का तरीका एवं महत्व, सिंचाई की विधियाँ, अधिक शीत अधिक गर्मी और अधिक वर्षा के मौसम का पौधों पर प्रभाव, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, व्यावसायिक उपयोग। नंबर बी है कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम और उपयोग लिखिए। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है। कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला नर्सरी में क्यों उगाया जाता है। फसल में के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक है। फसलों की कटाई की विधियाँ लिखिए। तो यहाँ नंबर 1 देखेंगे हम, भोजन जीवन का एक अत्यावश्यक अंग है। जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए भोजन के उत्पादन के लिए कृषि कार्य एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। कृषि कार्य की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने एक पौधशाला नर्सरी का भ्रमण किया तथा निम्न जानकारियाँ प्राप्त की। नंबर ए, बीजों के चयन का तरीका। बीजों को पानी भरे हुए एक पात्र में डालकर कुछ समय इंतजार किया तथा देखा कि कुछ बीज पानी की सतह पर तैर रहे हैं तथा बाकी के बीज नीचे पात्र की तली में बैठ गए हैं। तैरने वाले बीज खोखले तथा खराब है तथा नीचे बैठे बीज सही और स्वस्थ है। नीचे बैठे हुए बीजों का चयन फसल उगाने के लिए कर लिया जाता है। फिर बीजों का चयन का महत्व। बीजों के चयन से थोड़े खोखले तथा अनुपयोगी बीजों को अलग कर दिया जाता है तथा अच्छे स्वस्थ बीजों का चयन कर लिया जाता है। चयनित बीज अच्छी पैदावार करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंचाई की विधियाँ, परंपरागत तरीका दिया हुआ है। नंबर 1 मोट, घिरनी और चरस जिससे कहते विधि निर्माण। इस विधि में एक चमड़े का बड़ा बैग होता है जो रस्से के एक सिरे से लटका रहता है और कुएं में डूबकर पानी भरकर ऊपर लाता है। रस्से के दूसरे सिरे को बैल घिरनी की सहायता से खींचता है। ये देखिए यहाँ पर हमें चित्र, मोट घिरनी विधि चित्र बनाकर, तो हमने यहाँ चित्र बताया है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 चेन पंप। इनमें से एक चेन के द्वारा पानी ऊपर खींचा जाता है। ये देखिए यह चेन पंप। नंबर 3 ढेकली। इसमें एक लंबे लट्ठे के एक सिरे पर बाल्टी लटकी रहती है तथा दूसरे सिरे पर एक भार लटका होता है। यह लट्ठा एक तराजू की डंडी की तरह एक धुरी पर ऊपर नीचे घूमता है तथा इसके द्वारा कम गहरे कुएं में पानी खींच सकते हैं। यह चित्र है इसका ढेकली का। फिर है रेहट, उत्तोलक तंत्र, रेहट जिसे कहेंगे। इसमें एक पहिए पर बाल्टी की एक श्रृंखला घूमती है जो नीचे से पानी खींचकर ऊपर लाती है। इसमें बैल कोल्हू की तरह घूमता है। तो यह हमने सिंचाई विधियाँ लिखी है। और उपयुक्त विधियाँ सस्ती तो होती है क्योंकि इनमें मछली या मवेशी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये कम दक्ष होती है। आजकल ट्यूबवेल मतलब सबमर्सिबल पंप तथा उपयोग होता है जिनका संचालन डीजल इंजन, बायोगैस, विद्युत या सौर ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। विधि का नाम, छिड़काव तंत्र, विधि का वर्णन और विधि का चित्र। तो छिड़काव तंत्र में देखेंगे हम, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में मिलता है। इसमें घूमने वाले नोजल से पानी का छिड़काव वर्षा की तरह किया जाता है। ये देखिए छिड़काव तंत्र। उसके बाद हमारा नंबर 2 है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल पौधों को सीधे बूंद बूंद करके मिलता है। इससे जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, ड्रिप तंत्र। अब हम यहाँ आगे देखेंगे अधिक शांति, अधिक गर्मी, अधिक वर्षा के मौसम का पौधों का पर प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर अधिक शीत के मौसम में अधिकतर पौधे मर जाते हैं। केवल वे ही जीवित रहते हैं जो शीत प्रदेशों में फलते फूलते हैं। अधिक गर्मी में अधिकतर पौधे सूख जाते हैं तथा वे ही पौधे जिंदा रहते हैं जो रेगिस्तान आदि में पैदा होते हैं। अधिक वर्षा में जलीय पौधे जिंदा रहते हैं, जो शेष सब सड़ जाते हैं।
फिर है नंबर 5, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद। तो देखिए यहाँ पर उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। इनका उत्पादन फैक्ट्री या कल कारखानों में होता है। उदाहरण यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग से गेहूँ, धान, मक्का आदि फसलों का उत्पादन तो अच्छा होता है, लेकिन खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर है नंबर 2, खाद। इसका निर्माण जैव अपशिष्ट जैसे मल मूत्र, गोबर तथा पेड़ पौधों के अपशिष्ट जैसे पत्तियां आदि के सड़ने से होता है। ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है तथा इससे खेतों के जल अवशोषण की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके प्रयोग से खेतों को सभी पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। फिर है व्यावसायिक उपयोग। कृषि उत्पादों में से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद बचे हुए उत्पादों को व्यावसायिक रूप से बाजार में बेचकर धन एकत्रित किया जा सकता है। कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। उसके बाद अगला है हमारा बी नंबर, कृषि में उपयोग आने वाली मशीनें। तो देखिए यहाँ मशीनों का नाम दिया हुआ है। कृषि में उपयोग आने वाली मशीनों को चित्र और मशीनों की विवरण है ऊपर। नंबर 1, हल। यह हल है, यह इसका फाल है जिससे बोया मतलब नांगरा जाता खेत को। इसका उपयोग प्राचीन काल में खेत की जुताई करने, खरपतवार निकालने में होता है। यह पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इसमें शाफ्ट तथा फाल लगा होता है। फिर उसके बाद अगला है हमारा कुदाली। देखिए यहाँ पकड़, हैंडल, मुड़ी, प्लेट, जोत, छड़। तो इसका उपयोग खरपतवार निकालने में, मिट्टी को पोला करने के लिए होता है। यह पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इससे एक हैंडल, एक मुड़ी हुई प्लेट एवं छड़ लगी होती है। फिर है कल्टीवेटर। इसका उपयोग ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने में होता है। इससे समय एवं श्रम की बचत होती है। फिर अगला है हमारा कीप, फर्नल। बीज की बुआई यह परंपरागत औजार के है जो कीप के आकार का होता है। यह हल के साथ बांधकर इसके द्वारा बीज बोते हैं। फिर है सीड्रिल। बीज की बुआई में प्रयुक्त यह आधुनिक यंत्र ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरियों गहराई में बोया जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, छात्र इन मशीनों के चित्र अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम या उपयोग लिखिए। अब अगला है पानी की कमी वाले क्षेत्र में सिंचाई की विधि। पानी की कमी वाले क्षेत्र में सिंचाई की विधि। जल की कमी वाले क्षेत्र में सिंचाई के लिए हम ड्रिप तंत्र का उपयोग करते हैं। इस विधि में जल सीधे सीधे पेड़ पौधों में बूंद बूंद करके गिरता है, इसीलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचे में वृक्षों को पानी देने में यह सर्वोत्तम उपाय है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए यह विधि जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। उसके बाद देखिए, कुछ पौधों को हम खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला नर्सरी में उगाते हैं, क्योंकि कुछ बीज सीधे खेत में उगाने से अच्छी फसल या पैदावार नहीं दे सकते। उनकी पौधशाला में पौधा तैयार की जाता है, फिर उनको खेतों में रोपित किया जाता है। इससे अच्छी पैदावार होती है। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो स्थान परिवर्तन करने पर अच्छी तरह फलते फूलते हैं। इस प्रक्रिया से बीजों को भी बचत होती है। कुछ पौधे जैसे धान की पौध जल से भरे खेतों में रोपित की जाती है। उन खेतों में धान के बीज नहीं उग सकते। कुछ जलीय पौधों की पहल पौधशाला में पौधे तैयार की जाती है, फिर उन्हें जलाशय में डाल दिया जाता है। फिर कुछ पौधे फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये पौधे बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और अपने पोषण के लिए फसल के पौधों के भोजन को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। उनकी हवा, पानी तथा प्रकाश भी रोकते हैं। इस प्रकार उनको ठीक प्रकार विकसित नहीं होने देते। फिर हमारा फसलों की कटाई की विधियाँ। फसल पकने पर या तैयार होने पर उसकी कटाई की जाती है। इसकी अनेक विधियाँ। पौधों को उखाड़कर, कुछ पौधों को जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है, जैसे मूली, शलजम आदि। दराती द्वारा काटकर एक लोहे का बना किनारे पर पैना औजार है। इसको हसिया भी कहा जाता है। इसके द्वारा पौधों को धरातल के पास से काटा जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे, यह हमारा दराती का चित्र है। फिर हार्वेस्टर द्वारा कटाई। यह एक मशीन होती है जो प्राय ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है। इसके द्वारा फसल की कटाई की जाती है, तो समय और श्रम दोनों की बचत होती है। फिर अगला प्रयोजना कार्य हमारा 3, हमने 2 को पूर्ण किया, अब हम 3 देखते। उद्देश्य। डोरी तथा कागज गिलास की सहायता से अपना खिलौना टेलीफोन बनाकर तैयार कीजिए। इसका एक सिरा अपने मित्र को कान पर लगाने के लिए कहे तथा दूसरा सिरा अपने मुंह के समीप लाइए तथा बोलिए। अपने प्रश्न लिखिए। देखिए, क्या आपको आवाज़ आपका दोस्त सुन पाता है? क्या ध्वनि डोरियों से गमन कर सकती है? क्या ध्वनि का संचारण ठोस, द्रव तथा गैसों सभी में हो सकता है? यदि आप एक बंद कार में हैं तो क्या बाहर से आपके दोस्त की आवाज़ आप तक आएगी? फिर नीचे दिए गए वाद्य यंत्रों के सामने उनके कंपायमान भाग लिखिए।
वाद्य यंत्र वीणा, तबला, बांसुरी, सितार और ढोलक और उनके कंपायमान भाग देखिए। फिर हम यहाँ इसी में बी नंबर देखेंगे। ये वातावरण में ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोतों की सूची बनाइए। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है? शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकेंगे? महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज़ मोटी क्यों होती है? इसकी देखिए इसका उत्तर हम किस तरह से लिखें। हमने 2 कागज़ के गिलास लिए, उनकी तली में एक छोटा छेद सुराख कर दिया, एक डोरी धागा लेकर उसको एक सिरा एक गिलास के नीचे से अंदर की ओर छेद द्वारा प्रवेश कर दिया तथा सिरे पर एक गांठ लगा दी या तिली एक छोटा टुकड़ा बांध दिया जिससे खींचने पर धागा बाहर न निकले। इसी प्रकार डोरी का दूसरा सिरा दूसरे गिलास में लगा दिया। इस प्रकार एक टेलीफोन खिलौना बनकर तैयार हो गया। इस टेलीफोन खिलौने का एक सिरा हमने अपने मित्र को देकर उसे कान पर लगाने को कहा तथा दूसरा सिरा हमने अपने मुंह के पास रखा और एक दूसरे से दूर दूर इस प्रकार खड़े हो गए। डोरी सीधी तन गई। अब हमने बोलना प्रारंभ किया और मित्र से प्रेक्षण लेने के लिए कहा। देखिए अब इसमें प्रेक्षण या चित्र दिखाया गया, हमने इस तरह से यह कार्य किया। अब इसमें प्रेक्षण देखिए, हमारे मित्र को हमारी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। जब हम धीरे धीरे बोलते थे तो आवाज़ धीमी सुनाई देती थी तथा तेज आवाज़ में बोलने पर आवाज़ तेज सुनाई दे रही थी। जब डोरी ठीक से तनी होती थी तब ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती थी, लेकिन ढीली होने पर कुछ कम स्पष्ट होती थी। फिर देखिए प्रश्न, हाँ हमारी आवाज़ हमारा दोस्त ठीक से सुन पाता है। हाँ ध्वनि डोरियों से गमन कर सकती है, यह बात उपयुक्त प्रयोग से स्पष्ट भी हो रही है। और नंबर 3 था हमारा, हाँ ध्वनि संचरण ठोस द्रव्य तथा गैसों में हो सकता है। ठोस में ध्वनि का संचरण हम ऊपर देख चुके, वायु गैस में ध्वनि संचरण होता है, तभी तो हम एक दूसरे की बातों को सुन लेते हैं तथा जल द्रव्य में गोताखोर एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं। यदि हम एक बंद कार में हैं तो हम बाहर से अपने दोस्त की आवाज़ ठीक से नहीं सुन पाते, अतः बाहर से हमारे दोस्त की आवाज़ हम ठीक से नहीं पहुंच पाते। फिर वाद्य यंत्र का देखिए, ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपायमान भाग का पूछा था, तो वीणा यहाँ से कौन होता है? तनित, तार और डोरी जहाँ से कंपायमान होता है आवाज़ आती है। तबला में तनित झिल्ली होती है जिससे आवाज़ आती है। बांसुरी में छिद्रों से निकले वायु से ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार तनित तार से होती है और ढोलक तनित झिल्ली से इसमें आवाज़ होती है। फिर हम देखेंगे आगे इसमें वातावरण में ध्वनि प्रदूषण करने वाले स्रोत, तो वाहनों, बस, ट्रक आदि के हॉर्न या इंजन से उत्पन्न ध्वनियाँ, कल कारखानों की मशीनों से उत्पन्न ध्वनियाँ, निर्माण स्थलों तोड़फोड़ से उत्पन्न ध्वनियाँ, टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टरों, लाउडस्पीकरों आदि के उच्च आवाज़ में बजने से उत्पन्न ध्वनियाँ और पटाखों से फटने या अन्य विस्फोट से उत्पन्न ध्वनियाँ, कूलर, वातानुकूलित मिक्सी, ग्राइंडर आदि घरेलू उपकरणों से उत्पन्न ध्वनियाँ। फिर है ध्वनि प्रदूषण ध्वनियाँ। ध्वनि प्रदूषण से अनेक स्वास्थ्य संबंधी विकार या समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, तनाव, चिंता आदि। व्यक्तियों के सुनने के क्षमता, श्रवण शक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से हो सकती है, अर्थात हम बहरे भी हो सकते हैं। शोर तथा संगीत में अंतर। शोर हमको कष्ट पहुंचाता है और संगीत हमको सुख पहुंचाता है। शोर हमको कानों को अच्छा नहीं लगता और संगीत हमको अच्छा लगता है। फिर है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हम निम्न प्रयास करेंगे। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का कम से कम उपयोग करेंगे। रेडियो, ट्रांजिस्टर एवं टेलीविज़न को कम आवाज़ पर चलाएंगे। शादी समारोह में डीजे का प्रयोग कम करेंगे। अधिक शोर उत्पन्न करने वाले पटाखों को नहीं चलाएंगे। अर्थात ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्रोतों को कम से कम उपयोग करके उन पर नियंत्रण करेंगे। महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, क्योंकि महिलाओं की ध्वनि आवृत्ति तारत्व पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। इस कारण महिलाओं की आवाज़ अधिक तीखी और बारीक होती है, जबकि पुरुषों की आवाज़ की आवृत्ति तारत्व कम होने के कारण अधिक मोटी और भारी होती है। इस तरह से हमने प्रायोजना कार्य 3 किया, जो प्रोजेक्ट कार्य 3 था। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 4। उद्देश्य, अपने आस पड़ोस का सर्वेक्षण कीजिए और पता लगाइए। अपने आसपास में या स्कूल में 12 वर्ष की आयु के कितने बच्चे चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाने वाले बच्चों के माता पिता से पता लगाइए कि उनके बच्चों की दृष्टि क्षीण होने के क्या कारण है। फिर है प्रश्न नंबर 3, किसी नेत्र विशेषज्ञ से पता कीजिए कि दृष्टि क्षमता सही रखने के लिए भोजन में क्या क्या लेना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 4 है, नेत्र विशेषज्ञ से नेत्र को देखभाल बारे में विचार विमर्श कीजिए एवं बताइए कि बिंदुओं में लिखिए। फिर है प्रश्न नंबर 5, चश्मा लगाने वाले बच्चों के चश्मे में कौन कौन से लेंस लगाए गए हैं और क्यों। फिर है प्रश्न नंबर 6, बुजुर्गों या अधिक उम्र के लोगों के चश्मों में कौन कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तब हम प्रायोजना कार्य 4
में देखते हैं। फिर 7 नंबर है 10 बच्चों और 10 बुजुर्गों के चश्मों में के दोनों आँखों के पावर की सूची बनाइए। फिर प्रश्न नंबर 8 है टीवी और मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव को अपने से बड़ों से पता लगाकर लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 9 है चाक्षु विकृति युक्त विद्यार्थियों से पूछो कि वे किस प्रकार पढ़ते लिखते हैं एवं वस्तुओं, बाधाओं तथा मुद्रा के विभिन्न नोटों को कैसे पहनाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 10 है नेत्रदान के विषय में जानकारी एकत्र करके लिखिए। अब देखिए इसकी प्रस्तुति हम बता रहे हैं आपको, मतलब इसका उत्तर किस तरह लिखेंगे। प्रायोजना कार्य 4 जो विज्ञान का है हमारे लिए नेत्रों का अपना एक अलग महत्व है। नेत्रों के बिना तो यह सारा संसार ही अंधकारमय हो जाता है। इनकी सुरक्षा एवं देखभाल अत्यंत आवश्यक है। आजकल नेत्र रोगों से ग्रसित लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है। इसके लिए हमारा खानपान, जीवन शैली और पर्यावरण उत्तरदायी है। अपने पास पड़ोस का सर्वेक्षण करने पर तथा नेत्र विशेषज्ञ से पता करने पर अनेक जानकारियाँ मिली जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1, हमारे आसपास तथा स्कूल में 12 वर्ष की आयु के अनेक बच्चे चश्मा लगाते हैं। प्रायः बच्चे पास की वस्तुओं को तो आसानी से देख पाते हैं, लेकिन दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। फिर है चश्मा लगाने वाले बच्चों के माता पिता से जब उनके बच्चों की दृष्टि क्षीण होने के कारण जानकारी ली तो भिन्न भिन्न कारण सामने आए, जैसे किसी बीमारी के कारण उनकी दृष्टि क्षीण हुई, चोट लगने के कारण उनकी दृष्टि क्षीण हुई, खाने में दूध, हरी सब्जियां, फल नहीं खाने के कारण उनकी दृष्टि क्षीण हुई, अधिक पास में पुस्तक रखकर पढ़ने के कारण दृष्टि क्षीण हुई और मोबाइल पर अधिक देर तक खेलते रहने के कारण भी उनकी दृष्टि क्षीण हुई। देर तक एवं बहुत पास से टीवी देखने के कारण दृष्टि क्षीण हुई। जब नेत्र विशेषज्ञ से दृष्टि क्षमता सही रखने के लिए भोजन में क्या क्या खाना चाहिए जानकारी ली तो उन्होंने कहा हमें भोजन में विटामिन ए युक्त खाद्य सामग्री को सम्मिलित करना चाहिए। कच्ची गाजर, फूलगोभी, हरी सब्जियां जैसे पालक तथा कॉड लिवर ऑयल्स में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन और फल जैसे आम तथा पपीता भी विटामिन ए से भरपूर है। नेत्र विशेषज्ञों ने नेत्र की देखभाल के बारे में विचार विमर्श किया तो उनके बताए गए बिंदु निम्न प्रकार है। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक, अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव का अनुभव करता है तथा सिरदर्द भी हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीक्ष्ण प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है, इनसे बचना चाहिए। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। अपने नेत्रों को कभी भी नहीं रगड़ना चाहिए। यदि नेत्रों को कोई धूल कण गिर गया हो तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि कोई सुधार न हो तो नेत्र चिकित्सक को दिखाना चाहिए। उसके बाद देखिए पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। अपनी पुस्तक को अपने नेत्रों में बहुत पास या बहुत दूर रखकर पढ़ना चाहिए। फिर विटामिन ए युक्त एवं पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। नेत्र चिकित्सक द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर उचित चश्मे का प्रयोग करना चाहिए तथा समय समय पर नेत्रों की जांच कराते रहना चाहिए। चश्मा लगाने वाले अधिकतर बच्चों के चश्मे में उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस लगाए गए हैं क्योंकि उनको निकट दृष्टि दोष है। कुछ बच्चों को द्विफोकसी लेंस लगाए हो सकते हैं क्योंकि उनके पास एवं दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। फिर उसके बाद हमारा अगला बुजुर्ग या अधिक कम उम्र के लोगों के चश्मे में द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। नीचे वाला लेंस उपयोग पढ़ने के लिए अर्थात पास की वस्तुओं को देखने के लिए तथा ऊपर वाला लेंस दूर की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि वे न तो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं न दूर की वस्तुओं को। 10 बुजुर्ग चश्मे उनके आँखों का पावर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। फिर अगला है अगले नंबर का देखेंगे टीवी और मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव जो बड़ों से पता करने पर निम्न। आँखों की दृष्टि क्षमता क्षीण हो जाती है। प्राय सिर एवं आँखों में दर्द होने लगता है। टीवी और मोबाइल से निकलने वाली विकिरणों में आंखें क्षतिग्रस्त हो सकती है। मानसिक तनाव भी हो सकता है। चाक्षुष विकृति युक्त विद्यार्थियों से उनके पढ़ने लिखने वस्तुओं, बाधाओं तथा मुद्रा के विभिन्न नोटों को पढ़ने के बारे में पूछने पर पता चला कि ये व्यक्ति स्पर्श द्वारा या ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञानेंद्रिय जैसे स्पर्शेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय अधिक विकसित हो जाती है। आजकल अतिरिक्त संसाधन इनकी क्षमताओं को अधिक विकसित या सक्षम बना देते हैं। पढ़ने लिखने में ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वस्तुओं बाधाओं में स्पर्श द्वारा पहचानते हैं। वस्तुओं बाधाओं को ये स्पर्श द्वारा पहचानते हैं। विभिन्न क्षेत्रों
विभिन्न नोटों को स्पर्श करके तथा इनके साइज को देखकर पहचानते हैं। नेत्रदान के विषय में एकत्रित जानकारी। नेत्रदान किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यह चाक्षुष विकृति युक्त कर्णीय बंधता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बहुमूल्य भेंट है। नेत्रदान करने के लिए नेत्रदान करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपने निकट के पंजीकृत नेत्र बैंक में प्रतिज्ञा पत्र देकर अपने नेत्र धरोहर रखने होते हैं। उसे अपनी इस प्रतिज्ञा के बारे में अपने निकट संबंधी को भी सूचित करना होता है, जिससे उनकी मृत्यु के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जा सके। नेत्रदान मृत्यु के 4-6 घंटे के अंदर किसी भी स्थान पर अथवा अस्पताल में किया जा सकता है। नेत्रदान निम्न व्यक्ति कर सकते हैं, किसी भी लिंग का अर्थात स्त्री या पुरुष, किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है, किसी भी सामान्य बीमारी वाला हो सकता है। बीमारी युक्त व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता, जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी एवं सी, जलमिति, ल्यूकोमिया, लिम्फोमा, धनुस्तंभ, हैजा, मस्तिष्क शोष आदि बीमारी वाले लोग नेत्रदान नहीं कर सकते। फिर हमारा अगला है प्रयोजना कार्य 6, प्रयोजना कार्य 5। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें दिया उद्देश्य, प्राकृतिक परिघटनाओं पर आधारित निम्नांकित वस्तु पर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। जैसे प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी है, नाम लिखिए। तड़ित झंझा के समय यदि आप घर के बाहर खुले स्थान में हैं तो आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में यदि आप अपने घर में हैं तो आप क्या उपाय करेंगे, लिखिए। भूकंप के समय आपके आसपास के जानवर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अपने माता पिता से भूकंपों द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए। उस समय के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से इन भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र एकत्र कीजिए तथा उनकी फाइल में लगाइए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। तड़ित चालक क्या है, इसका क्या उपयोग है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसकी प्रस्तुति किस तरह देंगे हम। भूकंप प्रकृति में प्राय विभिन्न प्रकार की विनाशकारी परिघटनाएं घटित होती रहती है, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान तथा चक्रवात एवं महामारी आदि। इसके अतिरिक्त अन्य 2 विनाशकारी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, तड़ित झंझा एवं भूकंप, जिनके संबंध में हम यहाँ विस्तृत जानकारी लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ये, प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं निम्न है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान एवं चक्रवात, महामारी जैसे मलेरिया, चेचक, प्लेग, हैजा, टीबी, फ्लू तथा कोरोना आदि। तड़ित तथा झंझावत एवं भूकंप आदि। फिर जब हम तड़ित झंझा के समय घर से बाहर खुले में होंगे तो निम्न सावधानियां रखेंगे। खुले में वाहनों जैसे मोटरसाइकिल आदि से दूर रहेंगे, पेड़ पौधों तथा भवनों से दूर रहेंगे, जमीन पर कुकड़ू सिस्टर बैठ जाएंगे सिमट कर। इस प्रकार की हाथ घुटनों पर तथा सिर हाथों के बीच रहे, जिससे आघात के लिए लघुतम न्यूनतम लक्ष्य बना रहे। फिर जब मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और हमको उस दिन बाहर जाना है, तो हम छतरी लेकर कदापि भी नहीं आएंगे, क्योंकि छतरी की डंडी धातु की बनी होती है, इसलिए तड़ित उस पर आघात कर सकता है। फिर भूकंप के झटके लगने की स्थिति में यदि हम घर में हैं तो हम निम्न उपाय करेंगे। किसी मेज के नीचे आश्रय लेंगे तथा झटकों को रुकने तक वहां पर बने रहेंगे। उचित एवं भारी वस्तुओं से दूर रहेंगे जिनके गिरने की संभावना हो। यदि हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो उठेंगे नहीं, बल्कि वहीं लेटे रहेंगे तथा अपने सिर को तकिए से ढक लेंगे। प्राय जानवरों को भूकंप आने का पूर्वाभास हो जाता है, अर्थात पहले ही पता चल जाता है। हमारे आसपास के जानवर भूकंप आने पर रंभाने, आवाज़ निकालने लगते हैं तथा इधर उधर भागने लगते हैं। वे डरे डरे से रहते हैं। अपने माता पिता से भूकंपों द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछा तो ज्ञात हुआ कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज जिले में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसमें जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति हुई। प्राय सभी मकान धराशायी हो गए। बहुत बड़ी संख्या में जानवर या पशु पक्षी मर गए। अपार जनसंहार हुआ। बहुत लोग हाथाहाथ हुए। भुज जिला वीरान लगने लगा। 26 दिसंबर 2004 को भूकंप के कारण हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई। इससे हिंद महासागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्रों में अपार जन एवं धन की हानि हुई। 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया। इससे भी बहुत मात्रा में जन एवं धन की हानि हुई। इन भूकंपों के लोगों को होने वाली क्षति के संबंध में एक संक्षिप्त रिपोर्ट है। चूँकि भूकंप आने पर पृथ्वी कपकपाने तथा थरथराने लगती है, जिनके कारण भवन, सड़क, पुल, बांध आदि नष्ट हो जाते हैं तथा संपत्तियों, जनजीवन की अपार क्षति होती है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके आने से बाढ़, भूस्खलन, सुनामी आदि का खतरा बढ़ जाता है।
इसका कारण यह है कि अभी भी कोई ऐसी तकनीकी विकसित नहीं हुई जिससे इनके घटित होने की संभावना का पता ही लग जाए। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बड़े बड़े भवनों को तड़ित झंझा के दुष्प्रभाव से रोका जा सकता है। भवन के निर्माण के समय एक बनी धातु, प्राय तांबे की बनी एक मोटी छड़ या पत्ती, जिसकी ऊंचाई भवन की ऊंचाई से अधिक स्थापित कर दी जाती है, जिसका एक सिरा नुकीला तथा भवन से ऊपर निकला रहता है, तो दूसरा सिरा पृथ्वी के काफ़ी गहराई तक गाड़ दिया जाता है, जिससे तड़ित झंझा के समय यह आवेश प्रवाह को अपनी ओर खींचकर उससे पृथ्वी की गहराई तक पहुंचा देता है, क्योंकि धातु विद्युत आवेश की प्रचालक है। इस प्रकार यह तड़ित झंझा से होने वाले दुष्प्रभाव से भवनों की रक्षा करने में सहायक होता है। तड़ित चालक तांबे की तार और यह तांबे की प्लेट, यह तड़ित चालक का चित्र है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विज्ञान का जो हमारा प्रोजेक्ट कार्य है कक्षा 8 के लिए जो प्रश्न 5 दिए हुए हैं, इन 5 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न करना है जो कि आपका 40 नंबर का होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ इसे पूर्ण कर दिया है और आप इसे आपके जो प्रोजेक्ट कार्य बुक है उसमें पूर्ण कर लीजिए, जिससे कि आपको वार्षिक परीक्षा में 40 में से 40 अंक प्राप्त हो। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।